नहीं, ये बातें गिने चुने मूर्खों को छोड़कर किसी को परेशान नहीं करती। ये प्रसंग हैं प्रसिद्ध उपन्यासकार कथाकार महेंद्र कुमारी, जिनका बाद में नाम मनु भंडारी पड़ा, उनकी लघु उपन्यास महाभोज के प्रसंग से। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है हमारी विशेष कड़ी, जिसका क्या नाम है, जी हाँ, अलमीरा से झांकती किताब में। आज मैं महाभोज पुस्तक पर चर्चा करूंगा। यह राधा कृष्ण प्रकाशन से प्रकाशित है और विशेष संस्करण के रूप में दृष्टि से प्रकाशित है। यह पुस्तक जो है, अगर आप सिविल सेवा के अभ्यर्थी हैं तो हिंदी साहित्य के वैकल्पिक विषय के रूप में भी इस उपन्यास को लगाया गया है। दिव्या है, महाभोज है, गोदान एक है, और उसके बाद में जो फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा रचित पुस्तक जो है, कौन सा, जो आंचलिक उपन्यास के रूप में है, वह कौन सा, मैला आंचल। तो उन चारों में से एक पुस्तक जो है, यह एक उपन्यास जो है, ये भी संकलित है। अब उस प्रसंग को हम पूरा पढ़ने का प्रयास करते हैं। अब आप जुड़ चुके हैं तो पूरे धैर्य से अंत तक रहिएगा, क्योंकि आज पुस्तकों से हमारा जुड़ाव लगातार हटता जा रहा है। हमारी कोशिश और हमारा एक विशेष पहल है कि आप पुस्तकों तक जुड़ें और उनमें जो जो मुख्य मुख्य प्रसंग हैं, उन प्रसंगों से अपनी आत्म अभिव्यक्ति को साकार करें। तभी आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से जब पुस्तकों से जुड़ते हैं, अगर नए वर्ष में अब अधिक से अधिक पुस्तकों को कहा जाता है। हिंदी अकादमी दिल्ली का एक विशेष पहल है कि आप गुलदस्ते नहीं अपितु पुस्तक प्रदान करें, यानी बुक नहीं, यानी बुके नहीं बुक प्रदान करें, माफ कीजिए, बुके नहीं बुक प्रदान करें, यानी पुस्तकें प्रदान कर रहे। आप अपने भी जीवन में अगर किसी को उपहार देना चाहते हैं तो पुस्तक प्रदान करें। वह पुस्तक जो जिसकी पृष्ठभूमि से जुड़ा, जैसे राजनेता है तो राजनीति की सुविधा पर आधारित पुस्तक दे सकते हैं, महात्मा गांधी, नेहरू जी का, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जितने भी राजनेता हैं उनके जो मूल विचार, जयप्रकाश नारायण जी का, राम मनोहर लोहिया जी का, ये सब आप देख सकते हैं। कला के क्षेत्र में है तो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में तो साहित्य के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, इन सब चीजों में आप पुस्तकें प्रदान करें। जाने संगीत के क्षेत्र में, विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में, ये सभी जो है आपको प्रदान करनी चाहिए। तो बहरहाल अब इस पूरे प्रसंग को पढ़ते हैं कि नहीं, ये बातें गिने चुने मूर्खों को छोड़कर अब किसी को परेशान नहीं करती। परेशान करना तो दूर, क्षण भर के लिए भी किसी के दिमाग में नहीं आती। कुछ बातें, कुछ तथ्य, कुछ स्थितियां प्रचलित होते होते सबके बीच इस तरह स्वीकृति पा लेती हैं कि वे फिर लोगों की सोच की सीमा में रहती ही नहीं। इस पुस्तक से लिया गया है। अब महाभोज शीर्षक पर कोई खुली, मतलब यह अगर आप पढ़ते चले जाएंगे अंत तक तो आपको एक विचार स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर महाभोज जो है, इस पुस्तक का शीर्षक, इस उपन्यास का शीर्षक आखिर क्यों दिया गया। हम देखेंगे इस पुस्तक में तो अंत में जब जो गुनहगार है, गुनहगार को तो जो न्याय, जब इस पुस्तक में देखेंगे कि गुनहगार तो न्याय की चंगुल से, इसको चंगुल ही कहेंगे, न्याय के चंगुल से बच जाता है, लेकिन जो असली इस चीज को उघाड़ने का प्रयास करता है कि हाँ ये गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, और दोषियों को सजा देने का प्रयास करता है, उसे ही उस हत्या का दोषी बना करके जेल में डाल दिया जाता है। तो यह इसका अंतिम प्रसंग है, और इसी से संभवतः जब उसके बाद आयोजन पार्टी होता है, सभी लोग जिसमें सरकारी महकमे के लोग जुटते हैं, तब एक महाभोज का आयोजन किया जाता है, जिसके कारण से इस पुस्तक का नाम महाभोज पड़ता है। तो महाभोज पुस्तक के बारे में चर्चा करने से पहले उनकी कुछ टिप्पणियों को, या कह सकते हैं इसकी भूमिका को पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो मनु भंडारी जी लिखती हैं। दुर्निवार सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्नि लीक के लिए जो बिसु और बिंदा तक ही नहीं रुकती रहती। मनु भंडारी आगे लिखती हैं कि अपने व्यक्तिगत दुख दर्द, अंतर्द्वंद या आंतरिक नाटक को देखना बहुत महत्वपूर्ण, सुखद और आश्वस्तिदायक तो मुझे भी लगता है, मगर जब घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना या उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता। संभवतः इस उपन्यास की रचना के पीछे यही प्रश्न रहा है। इसे मैं अपने व्यक्तिगत
और नियति को निर्धारित करने वाले परिवेश के प्रति ऋण शोध के रूप में ही देखती हूँ। बाकी प्रत्याशाएं और आरोप तो आपकी अपने हैं। तो इस प्रकार से पुस्तक के बारे में वे लिखती हैं। जब इसके कथानक को देखेंगे तो देखेंगे कि एक सरोहा नामक ग्राम है और उस ग्राम में दलितों की बस्ती है और दलितों की बस्ती में कैसे आग लगा दी जाती है। और जब दलित बस्ती में पहले पीढ़ी के जो युवा लोग होते हैं जो स्कूल का रास्ता नहीं देख पाते हैं और बाबा साहब जैसा पीछे आप देख सकते हैं, उनके ही बदौलत जब वो रास्ता तय करते हैं तब अपने जो आवाम है, अपने लोग हैं, अपने समुदाय हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं शिक्षा के माध्यम से। और ये भी जागरूक करते हैं कि अपने विरुद्ध यानी अपने ऊपर होने वाले अन्याय का प्रतिकार करें, उसके विरोध में बोलें। अगर हमें एक न्यायोचित मजदूरी नहीं मिल पा रहा है तो हम उसके विरुद्ध आवाज भी उठाएं। तो यही काम कर रहे थे इस कहानी के, इस कथानक के जो नायक कह सकते हैं, इस कथानक के जो कथा के जो मूल रूप में चलती है वो विशेषर या बिशु जिनका शॉर्ट फॉर्म में है वो। तो वही जागरूक करते हैं लोगों को, उनके अधिकारों के प्रति बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। लोगों को कहते हैं कि अगर तुम्हारे साथ कम मजदूरी मिल रही है तो इसके विरुद्ध आवाज़ उठाओ, खेती नहीं करो, मजदूरी नहीं करो, क्योंकि जब तुम्हारा उचित मेहनताना ही नहीं मिल पा रहा है जो निर्धारित है उसके विरुद्ध तो तुम आवाज़ उठाओगे ही। तो ये बात करते हैं और अंत में इसकी परिणति उनकी हत्या के रूप में सामने आ जाती है। और शुरुआत में राजनीतिक लाभ के कारण से, लोभ के कारण से कह सकते हैं, यह आत्महत्या का मामला बना दिया जाता है। लेकिन इस आवाज को उठाने वाले व्यक्ति जो जिस प्रकार से आवाज उठाता है, मामले को उठाने का प्रयास करता है, दिल्ली तक जाने का प्रयास करता है, उसी को इसकी हत्या का जिम्मेदार कर दिया जाता है और इसे जेल में डाल दिया जाता है। और जितने भी पुलिस अधिकारी हैं सभी इसमें संलिप्त रहते हैं। जैसा हमने पूर्व में चर्चा की थी कि कैसे अंत में डाल करके महाभोज का आयोजन किया जाता है और इस प्रकार से चुनाव जो है वह चालू रहता है। यह उपन्यास राजनीतिक गठजोड़ का, दांव पेंच का एक विभत्स उदाहरण प्रस्तुत करता है कि राजनीति में किस प्रकार से आदमी गिर सकता है, अपनी काइयापन दिखा सकता है। इस काइयापन के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने आते हैं दास साहब। दास साहब को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो शुरुआत में कि वे आदर्शवादी व्यक्ति हैं, यानी अपने आदर्शों पर, खासकर महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर अपनी बात रखते हैं। लेकिन उनके जैसा काइयापन कैसे वो किस प्रकार से जब वो डीआईजी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो उसे इसकी तार से, इसके लिंक से, और इसका एक अहम पात्र जो है वह पात्र जिसका मैंने चर्चा नहीं किया अभी तक वह है बिंदेश्वरी प्रसाद, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, बिंदा। तो बिंदा को जिस प्रकार से वो उसी के हत्या में उसका अपना मित्र जो विशेषर है उसकी हत्या के रूप में डाल देते हैं, तो यह प्रसंग जो किस प्रकार से चलता है और अंत में उसका वह परिणति भोगता है। बिंदा जो है आवेश में है, क्योंकि मृत्यु का जो दुख होता है वह व्यक्ति को आवेश मुक्त तो नहीं कर पाता लेकिन आवेश में ला देता है। और आवेश कैसा, गलत अधिकारों के प्रति नहीं, अपनी आवाज को उठाने के लिए। तो हमने दास साहब के बारे में जाना, उनके कई इर्द गिर्द रहते हैं और इसमें पार्टी में कैसे पार्टी पटौल जो होता है इसके बारे में भी देखेंगे। अब आगे इसमें देखेंगे कुछ और पात्र को, अगर देखेंगे, अगर इस उपन्यास को पढ़ेंगे तो मनु भंडारी जी ने काफी संजीदगी से उन सारे उदाहरणों को जी करके बताया है। उन्होंने उनमें व्यंग की तीखी तो नहीं पर कातर धार जरूर है। कभी कभी आपको गुदगुदाएगा भी तो कभी कभी आपको अपने अंदर गमगीन भी कर देगा। यह दत्ता साहब जो हैं वह पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो उस प्रकार से दत्ता साहब जो हैं, एक दत्ता बाबू भी हैं, वह पत्रकार हैं। तो पत्रकारों की भूमिका भी किस प्रकार से संदेह में रहती है। पत्रकार जो विज्ञापन पाने के चक्कर में या अधिक से अधिक कागज, क्योंकि उस समय यह जो घटना है वह आज़ादी के कुछ समय के बाद का कथानक बुना गया है, कि कथानक बुनी गई है। तो उसमें हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज़ादी के बाद का जो वातावरण रहता है, एक जिस प्रकार से आज़ादी के सपने को हमने देखा था कि हम ये करेंगे, लेकिन सरकारें तो बदल गई। यानी उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है गोरी चमड़ी से हट करके गेहूं चमड़ी की ओर बदल गया, लेकिन जो अभी भी मूल प्रश्नों से, मूल समस्याओं से देश ग्रस्त था, जातिवाद, संप्रदायवाद, ये सभी मूल समस्या थी, उस समय भी थी
और आज मैं जब अपनी बात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 जनवरी 2025 ईस्वी को, तो आज भी यह समस्या जो है दस का दस है। भले इसका रूप बदल गया हो, लेकिन समस्याएं हैं तो हैं, आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। हाँ, इसके विरुद्ध में हमें आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। बहरहाल आगे हम देखते हैं, दत्ता बाबू जो पत्रकार रहते हैं, मशाल का अंक निकालते हैं, पत्रिका का नाम है, तो उस अंक में भी पहले जो है कैसे जो है सरकार के विरुद्ध में जो बातें लिखना था वो लिखती थी पूरी बेबाकी से, लेकिन उनको विज्ञापन चाहिए था, पत्र के लिए पैसा चाहिए था, तो उस कारण से जो घटना है हत्या को आत्महत्या बना देते हैं। बाद में उसी चीज़ को अलग तरीके से छाप करके क्या बना देते हैं, उसके दोस्त द्वारा की गई हत्या, जो उसके लिए आवाज़ उठाता है, जो उसका साथ देता है उसके। और इसमें देखेंगे एक सुकुल बाबू हैं जो पूर्व इस क्षेत्र के कह सकते हैं विधानसभा सदस्य रहे हैं, विधायक रहे हैं, और इसके साथ साथ वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो एक पूर्व मुख्यमंत्री का अपना एक रुतबा होता है, वे चुनाव हार गए हैं, लेकिन किसी कारण से सरोहा के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें उपचुनाव होता है, सीट खाली हो जाता है, तब कैसे वो विधानसभा पहुंचने का प्रयास करते हैं, तिकड़म करते हैं, सफल होते हैं, रैलियां होती हैं, रैलियों में कई प्रकार की बातें होती हैं। इन सब बातों के आधार पर यह जो है पूरा जो घटनाक्रम जो है वह चलता रहता है। उनकी दोस्त भी है रुकमा, जो विशेषर की पत्नी होती हैं, उनके बारे में भी यह चर्चा है। विशेषर की पत्नी नहीं, माफ कीजिए, अलग अलग ये बिंदा की पत्नी होती हैं, तो इस पर भी चर्चा होती है। और कैसे कैसे जो कथानक है वह आगे बढ़ता है। इस कथानक में आप देखेंगे कि कई पात्र हैं, हीरा हैं जो उनके, अब आप देखिए दलित की हत्या होती है तो हीरा जो कि विशेषर के पिताजी हैं, उनको किस प्रकार से राजनीतिक लाभ के लिए अपने कार में बिठाया जाता है, उनके हाथों योजना का उद्घाटन करवाया जाता है, ग्राम उद्योग योजना का। आप इस चीज को आप देख पाए होंगे कि किसी भी त्वरित समस्या से निपटने के लिए कई प्रकार की योजनाएं लगा दी जाती हैं। उन योजनाओं का प्रत्यक्ष कितना लाभ होता है ये हम और आप सभी जानते हैं, लेकिन हमें निराश भी नहीं होना है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में अपने अधिकारों को न्यायोचित तरीके से पाने की ही परम आवश्यकता है। इस प्रकार से देखते हैं, दत्ता साहब की बात को देखते हैं, लखन सिंह की बात को देखते हैं, जो 2 कौड़ी का इस पुस्तक में वो चर्चा करते हैं, लेकिन फिर भी उसे खड़ा करवा दिया जाता है। इस 2 कौड़ी से आया कि जब प्रथम लोकसभा चुनाव हो रहा था 1951-52 में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, आपको ताज्जुब होना चाहिए कि वो हार गए थे। एक दूध वाले यानी उनका एक फैक्ट्री था, उनसे हार गए थे प्रथम लोकसभा चुनाव में। तो वो कांग्रेस पार्टी से थे वो, और इनकी अपनी एक पार्टी थी, वो उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो हार जाते हैं। तो इस तरह से घटनाएं आती है, तो वो खड़ा करते हैं। जोरावर सिंह जो है वह चूंकि बड़े सम्भ्रांत वर्ग का है, अब वो हत्या करता है विशेषर का, ठीक है, लेकिन इस चीज को दबाने के लिए पहले तो आत्महत्या कह दिया जाता है उसकी मानसिक स्थिति से, और आत्महत्या के बाद जैसा मैंने बार बार इस चीज का जिक्र किया है कि उसे हत्या के रूप में कर दिया जाता है, जो अपना दोष नहीं किया है। तो आपको यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए, आप जान पाएंगे। यह लघु उपन्यास है, इसमें लगभग पृष्ठ जो है 127 है, छोटे छोटे पृष्ठ हैं, 127 है। इन 127 पृष्ठों में आप जान पाएंगे कि किस प्रकार से राजनीतिक दांव पेच होता है, और कैसे पार्टी में जो अलग अलग असंतोष फैलती है तो गुट बनाने का प्रयास करते हैं, पार्टी के लोग किस प्रकार से पीके रहते हैं। और 5 लोग जो हैं वह त्रिलोचन बाबू के नेतृत्व में पार्टी से अलग होना चाहते हैं, वही पार्टी से जिस पार्टी से दास साहब जो है अभी वर्तमान में उस राज्य के, उस प्रांत के मुख्यमंत्री रहते हैं। तो बाद में सौदा हो जाता है, जो 5 हैं वो अलग अलग तरीके से जा करके उनसे बात कर लेते हैं, और बात करके वो अलग हो जाते हैं, और बेचारे त्रिलोचन बाबू धरे के धरे रह जाते हैं। आप इस चीज में यह भी बात समझ पाएंगे कि राजनीति में सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं है, महत्व तो बस इसी बात का है कि किसी भी तरीके से उस कुर्सी पा जाएं। और इसमें आप दास साहब के काइयापन यानी चालाकीपन कह सकते हैं, एक घटियापन तरीके से, कि कैसे अपने काम को साध लेना। जैसे आप एक चालाक और एक समझदार, जब इसके सकारात्मक अर्थ में देखते हैं तो चालाक समझदार है, और जब इसके नकारात्मक अर्थ में देते हैं तो चालाक जो है वह धूर्त टाइप का व्यक्ति है। तो इसकी भी चर्चा इसमें आप देख पाएंगे। यह पुस्तक जो है आपको जरूर पढ़नी चाहिए, आपको मिल जाएगा अलग अलग प्लेटफॉर्म से। मूल रूप से यह राधा कृष्ण प्रकाशन से यह प्रकाशित हुई है, www.radhakrishnaprakasan.com से। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। इस तरीके से ये कुछ बातों को जान पाएंगे। इसमें एक प्रमुख पात्र सक्सेना जी है।
सक्सेना जी जो अपनी बात को बेबाकी से रखने का प्रयास करते हैं, जब जाते हैं गवाहों को का रिपोर्ट लेने, पहली रिपोर्ट में तो कोई गवाह देता ही नहीं है, अपनी बात को कहता ही नहीं है, लेकिन जब दूसरी रिपोर्ट में अपनी बात कहते हैं तो किस प्रकार से उस रिपोर्ट को दबाने का प्रयास किया जाता है और इस रिपोर्ट को पूरी तरह से बदल दिया जाता है और इस तरह से घटना जो है जारी रहता है। तो आप देख पाएंगे कि कैसे कैसे होता है कि ईमानदार पुलिस अफसर को भी किस प्रकार से उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तबादला कर दिया जाता है, तबादला करने के साथ साथ उनका प्रमोशन नहीं हो पाता है। तो ये सभी दांव पेच को आप समझ पाएंगे और यही समाज की परिणति है, व्यवस्था की नीति है, रीति है, गतिमति सब चीज़ है। तो आप इन सब चीज़ों को इस पुस्तक में पढ़ पाएंगे। कुछ प्रसंगों को हम पढ़ देते हैं, कुछ प्रसंग में जब आप चर्चा कर पाएंगे, पहले पृष्ठ में ही अगर हम देखते हैं कि लवारिश लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर विशेषर लवारिश नहीं, उसकी लाश सड़क के किनारे पुलिस को पड़ी मिली, शायद इसलिए लवारिश लाश का ख्याल आ गया, वरना उसकी तो माँ भी हैं, बाप भी, गरीब भले हों पर हैं तो विश्वास नहीं होता। आगे लिखते हैं, गांव सरोहा शहर से ज़्यादा दूर नहीं है। इस तरीके से बातें लिख करके वो अपना चीज़ों को प्रकट करते हैं। आगे भी अलग अलग पृष्ठों पर, अगर 9 पृष्ठ पर हम देखें तो 9 पृष्ठ पर एक महत्वपूर्ण बात लिखती हैं। वे लिखती हैं, क्या लिखती हैं कि जीवन में संयम और व्यवहार में नियम, यही असली राज जो है वह उनकी गढ़ी हुई और गरिमामय व्यक्तित्व का था। दास आपके बारे में लिखते हैं, बोलते भी हैं तो आवाज में अधिक उतार चढ़ाव नहीं। अगर एक राजनीति में जो व्यक्ति है, परिपक्व व्यक्ति है, वो बोलना समझ जाता है, आवेश में नहीं रहता है, अपने काम को निकालने के लिए एक काइयेपन का सहारा लेता है। आप देखेंगे एक पांडे जी हैं, तो पांडे जी किस प्रकार से सारा काम, सारी खबरों को जानने का प्रयास करते हैं, और एक सुकुल बाबू के प्रतिनिधित्व करने वाले जो हैं एक और व्यक्ति हैं जो काशी के साथ बिहारी, जो सारा चीज वह देखता है। पोर्टफोलियो वाले मुख्यमंत्री या विधायक अलग हैं, लेकिन काम करने वाले लोग अलग हैं। इस चीज को आप अभी भी आप देख पाएंगे अलग अलग रूपों में। तो इस तरीके से वे अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। एक और बात लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, ससुरी राजनीति में नंगे की बात भी करते हैं और इस तरह से बात वो करने का प्रयास करते हैं। अरे ये तो धोती के नीचे सभी नंगे, और ससुरी इस राजनीति में तो धोती के बाहर भी नंगे। तो किस प्रकार से उनके नंगेपन की बात को स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं जो है मनु भंडारी जी। इनका प्रसिद्ध पुस्तक जो है आपको जरूर पढ़नी चाहिए और इस पुस्तक में आप चीज़ों को जान पाएंगे कि कैसे जो है वह एक सरासर हत्या को आत्महत्या पहले बनाया जाता है राजनीतिक लाभ के लिए, और उसके बाद में उस आत्महत्या को एक हत्या के रूप में उसी के दोस्त के मर दिया जाता है, उसे जेल भिजवा दिया जाता है। तो क्या आप इस चीज़ से सहमत होंगे कि न्याय अभी भी बचा हुआ है, अभी भी समय है कि हम इन सब चीज़ों पर एक संवेदनशील दृष्टि से सोचना शुरू करें, क्योंकि जब आप एक संवेदनशील होते हैं तभी आप एक सभ्य समाज का निर्माण कर पाते हैं, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो आपको पुस्तक यह जरूर पढ़नी चाहिए, आपको समाज की आवश्यकताओं को जाननी चाहिए, समाज में चल रही घटनाओं को जानना चाहिए और इससे अंतर संबंध स्थापित करनी चाहिए, इसके विरोध में आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि जहाँ गलत है वहाँ गलत बोलनी चाहिए। उदय प्रकाश की कुछ पंक्तियां भी इस प्रकार की हैं कि जब हम बोलते नहीं, जब हम सोचना नहीं, मतलब जब हम सोचते नहीं, जब हम बोलते नहीं, और जब हम बोलते और सोचते नहीं हैं तो मर जाते हैं। व्यक्ति के बारे में है इस तरीके से कि आदमी जब बोलता नहीं तो मर जाता है, सोचता नहीं तो मर जाता है, और जब आदमी बोलना और सोचना छोड़ दे जाए तो मर जाता है। इस तरह की कुछ पंक्तियां हैं। पूरी पंक्तियां उस भावार्थ में तो नहीं स्पष्ट कर पा रहा हूँ, लेकिन हाँ इस तरीके से कि आप अपनी बातों को स्पष्ट करने का तो प्रयास जरूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी बात ही नहीं कहेंगे तब तक कैसे हो पाएगा। एक लोकतंत्र में यह जरूरी है। तो इस प्रकार से मनु भंडारी जी अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से इस बात को रखने का प्रयास करते हैं। इसके कुछ और पृष्ठों में कुछ देखेंगे। 95 में अगर हम देखें, पेज नंबर 95 में, तो इसमें भी कुछ अपनी बात को स्पष्ट करने का, इसमें लिखते हैं कि बिंदा की आंखों में फिर कुछ दहकने लगा और कनपटी की नसें फड़कने लगी, क्योंकि वह जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप, जिंदा रहने का मतलब आप समझते हैं ना। लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब, इसलिए पूछ रहा हूं। तो जिंदा रहने का मतलब कहा जाता है कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, और अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो जिंदा रहना
केवल यह नहीं है कि हमारी सांसें चल रही, जिंदा रहना यह है कि हमारे विचार चल रहे हैं, हमारी नैतिकता बची हुई है, जिंदा रहना इसी को कहते हैं। आपने पूरे धैर्य से इस पुस्तक के बारे में चर्चा की, जाना, हमने सुना, और सुनने के साथ साथ क्योंकि इसकी भूमिका नहीं है, हमने कुछ कुछ प्रमुख बातों को आपके सामने स्पष्ट किया, अपनी कथानों को बताने का प्रयास किया। हमसे भी भूल हो जाती है तो उन भूलों को आप क्षमा प्रदान करें एवं आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर लिखिए, क्योंकि इससे हमें एक संबल मिलता है और हम जिस प्रयास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं उस प्रयास में यह एक आवश्यक कदम है कि आप लोगों का साथ हमें बराबर मिलता रहे। आपने पूरे धैर्य के साथ हमें सुना, आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।